गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक तो वैसे वो सेम ही है, कंट्रोल ऑफ गैसेस पोल्यूटेंट्स। हमने अभी तक जो पढ़े थे एब्जॉर्प्शन एंड कंडेंसेशन। तो अब जो हमारा फोर्थ है, वो लास्ट है, वो कंबशन है। कंबशन क्या होता है, हम देखेंगे। ये एक केमिकल प्रोसेस होती है जिसमें सब्सटेंस जो होते हैं वो रिएक्ट्स रैपिडली हो जाते हैं विथ ऑक्सीजन एंड गिव्स हीट। ठीक है, वहाँ से हीट निकलती है। तो कंबशन, तो ये एक केमिकल प्रोसेस रहती है जिसमें एक सब्सटेंस रैपिडली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और हीट दे देता है और किसी भी सब्सटेंस को मतलब जलाने में मदद करता है। नॉर्मली कंबशन या इंसिनरेशन, जैसे कि इंसिनरेशन जो होता है इसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ वेस्ट मटेरियल होते हैं। वो डिस्ट्रक्शन कैसा होता है, बाय बर्निंग। तो दोनों कंबशन और इंसिनरेशन ये एक मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन था, क्योंकि इसकी वजह से मटेरियल बर्न हो जाता था और फिर इसमें बहुत सारे पोल्यूटेंट्स जो हैं वो एयर में चले जाते थे। बट सरप्राइजिंगली अगर हम देखें, यही सेम कंबशन प्रोसेस जो है ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है टू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन। ठीक है, ये कैसे होता है, जब कुछ सर्टन पोल्यूटेंट्स जो बहुत ही हार्मफुल होते हैं हमारी एयर में, उसको जलाने का काम करते हैं ताकि उनको थोड़ा लेस हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड के हिसाब से वाटर में कन्वर्ट करते हैं। वो जो भी एयर में हार्मफुल है केमिकल्स, ये गैसेस, उनको लेस पोल्यूटेंट के हिसाब से उनको कर देते हैं कन्वर्ट, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंबशन प्रोसेस हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, और उनमें से जो एक है डायरेक्ट फ्लेम कंबशन। डायरेक्ट फ्लेम कंबशन, जिसको हम DFC बोलेंगे, इस डिवाइस में क्या होता है, वेस्ट जो गैस है, जो भी गैस, ये डायरेक्टली बर्न हो जाती है विथ और विदाउट एडिशन ऑफ ऑक्सिलरी फ्यूल। कोई भी फ्यूल आप डाल दो, ठीक है, उस जब हम वो फ्यूल डालते हैं और कोशिश करते हैं हम वेस्ट गैस जिसके अंदर बहुत सारे पोल्यूटेंट्स हैं वो हम बर्न करना चाहते हैं, हम इस डिवाइस में वेस्ट गैस को बर्न डायरेक्टली भी कर सकते हैं या कोई फ्यूल भी डाल देंगे जिसकी वजह से आग वो पकड़ेगा और वो गैस जल जाएगा, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इधर पे हम वेस्ट गैस को बर्न करते हैं ताकि वो ख़त्म ही हो जाए। तो DFS जो डायरेक्ट फ्लेम कंबशन है, ये नॉर्मली यूज़ किया जाता है पेट्रोकेमिकल प्लांट्स में और रिफाइनरीज़ में। वहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं, जो ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी, यहाँ से बहुत सारे गैसेस, हार्मफुल गैसेस जो होते हैं ये एयर में चले जाते हैं, इमिट होते हैं। तो बट इनको पहले से ही ट्रीट करेंगे, इस जो भी ये गैसेस निकलते हैं, तो अगर हम इनको जला ही दें, फिर जो वेस्ट, जो फिर गैस निकलेगी, जो फिर एयर निकलेगी, वो हवा में क्लीन एयर होगी, उसमें कोई हार्मफुल गैस नहीं होगा। तो हम डायरेक्ट फ्लेम कंबशन में इस डिवाइस में हम वेस्ट गैस को बर्न करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास थर्मल कंबशन। इस थर्मल कंबशन में क्या होता है, ये आप अगर देखेंगे, एक थर्मल इंसिनरेटर होता है। इंसिनरेटर, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि इसमें वेस्ट मटेरियल को जला दिया जाता है, ठीक है। अब थर्मल इंसिनरेटर की डायग्राम भी होगी जो मैं आपको भेजूंगी। उसमें हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोसेस में जो यूजुअली नेसेसरी होती है जब गैसेस पोल्यूटेंट की कंसंट्रेशन काफ़ी लो हो। जब गैस किसी भी एयर में जो भी हार्मफुल गैस है उसकी कंसंट्रेशन काफ़ी लो होती है, तब हम थर्मल कंबशन का यूजेज करते हैं, उस प्रोसेस को इफ़ेक्ट में लाते हैं। थर्मल कंबशन जो है इसको हम थर्मल इंसिनरेटर में ही करते हैं। जो भी डायग्राम अगर आप देखोगे, डायग्राम में अगर आप एरोज देखोगे, पहले तो आप वो इक्विपमेंट देखेंगे, यहाँ से एयर जो है, एयर विथ पोल्यूटेंट आ रहा होता है और फिर एयर विथ पोल्यूटेंट इसके पास जाता है। तो एयर विथ पोल्यूटेंट जो है वो इस एरो से अगर आप देख लीजिए, ये जा रहा है और वहाँ एक बर्नर है जो जलाने के काम आता है,
जिससे हम आग जलाते हैं, और एक इंसिनरेटर है जो आपको एरो में दिखाया गया है, और प्री हीटर है कि कोई भी गैस जो होती है उसको उसका नॉर्मल टेम्परेचर होता है, उसको थोड़ा सा पहले से ही हीट मतलब वहाँ से जो उसकी जो भी गैस में जो उसको थोड़ा हीट करने के लिए पहले से एक प्री हीटर रखा गया होता है। बाद में जब यही गैस धीरे धीरे इस बर्नर के पास जाएगी ताकि थोड़ा वार्म होके ही जाती है ये, बाद में जो भी इसके पास हार्मफुल गैसेस होंगे वो बर्न हो जाएंगे, और वहाँ से जो अब गैस बचेगी वो होगी क्लीन एयर। वो गैस आउटलेट जो क्लीन एयर का बना हुआ है वहाँ से निकल जाएगी। और जो ये आप देख लेंगे एक इनलेट है जिसमें एयर आता है, जिस एयर में पोल्यूटेंट्स हैं वो चले जाते हैं, और उसके बाद जब वो जाते हैं, जिस एरो से आप देखेंगे वो यू शेप्ड एरो है, यू शेप्ड एरो के नीचे ही एक प्री हीटर है जो इस गैस को पहले से थोड़ा बहुत हीट करता है, वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ हीट हो रहा होता है। फिर ये बर्नर के पास पहुँचेगा और वहाँ पे बर्न हो जाएंगे ये हार्मफुल गैसेस जो हमें बर्न करने हैं, और उसके बाद वो इंसिनरेटर उसको जला देंगे, बर्न कर देंगे उन हार्मफुल गैसेस को, और बाद में बचेगा क्लीन एयर, और वो उस क्लीन एयर दूसरे आउटलेट से बाहर आ जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या है कि ये जो प्री हीटर जो हमने यूज़ किया तो ताकि ये इसको हीट करे, बाद में जाके इंसिनरेटर के पास वहाँ पे जो बर्नर है वो बाकी सारी गैसेस को वहाँ पे वो जला देते हैं। यहाँ पे जो टेम्परेचर है इंसिनरेटर का, हाँ, इसकी रेंज फिक्स की जा सकती है 500 से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस के बीच में। डिपेंड करता है कि पोल्यूटेंट का नेचर क्या है, जिसको ऑक्सीडाइज होना है, जिसको जलना है, उसका क्या नेचर है, उसी हिसाब से जो डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर इंसिनरेटर का वो रख दिया जाता है। ये काफ़ी केयरफुली करना पड़ता है ये प्रोसेस। तो जब ये क्योंकि अगर इनकम्प्लीट बर्निंग होगी, इनकम्प्लीट कंबशन हो गई, उसकी वजह से क्या होता है, जब कोई भी इनकम्प्लीट कंबशन होती है तो बहुत सारे पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, तो उसमें से सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोक्साइड, और अगर कार्बन मोनोक्साइड निकला तो वो बहुत ही हार्मफुल है, वो अगर एयर में चला गया तो वो हमने पढ़ा है कि वो बहुत सारे हमारे को हेल्थ हैजार्ड्स बनता है, उससे हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो हमारे हीमोग्लोबिन को हैम्पर कर लेता है, वो उसको काम नहीं करने देता है, और हमारा जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की होती है वो रिड्यूस हो जाती है अगर इनकम्प्लीट कंबशन होती है। तो ये हमारा है यहाँ पे थर्मल इंसिनरेटर, जिसकी वजह से हो रहा है काम यहाँ पे। अब हम एक और यूज़ कर सकते हैं कैटालिटिक कंबशन। अगर हमें कंबशन है, अभी तक हमने कंबशन जो है वो डायरेक्ट फ्लेम कंबशन, थर्मल कंबशन किया, अब हम कैटालिटिक कंबशन भी कर सकते हैं। ये जो है ये तब रिक्वायर होता है जब गैसेस पोल्यूटेंट काफ़ी ज़्यादा लो कंसंट्रेशन में एयर में प्रेजेंट है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कैटलिस्ट का काम ही होता है किसी चीज़ को भी फास्ट करवा देना, तो कंबशन को ये यहाँ पे फास्ट और कंप्लीट कर देगा। किसी भी चीज़ को अगर जलाना है वो पूरी तरह से कंप्लीटली जला पाता है ये कैटलिस्ट जो है हम उसको बार बार भी यूज़ कर सकते हैं जब तक हमारा जो भी वेस्ट मटेरियल है वो जो हार्मफुल गैसेस हैं वो जब तक बर्न नहीं हो जाते पूरी तरह। अब जो ये कैटलिस्ट है ये यूज़ किया जाता है जैसे हमें अगर एयर में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है जो बाद में जाके नाइट्रिक एसिड बना सकता है, हम उस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को पहले से ही रिमूव कर सकते हैं अगर हम कैटलिस्ट यूज़ करें और उसको बर्न कर दे, उसको ख़त्म कर दे, उस एयर से निकाल दे। मगर ये जो कैटलिस्ट कंबशन होता है इसकी थोड़ी लिमिटेशंस होती हैं, ये काफ़ी कॉस्टली होता है, ठीक है, और कैटलिस्टिक कंबशन को मेंटेन करना, इनकी मेंटेनेंस ही काफ़ी ज़्यादा होती है। और नॉर्मली जो कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है वो प्लेटिनम है, वो आपने सुना ही है, एक एलिमेंट है, वही यूज़ किया जाता है एज ए कैटलिस्ट। अगर हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर हमें निकालना है, इसको रिमूव करना है, तो हम कैटालिटिक प्लेटिनम को यूज़ कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल डिवाइसेस फॉर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, VOCs। सबसे पहले पता होना चाहिए हमें VOCs क्या होती हैं। VOCs वो ऑर्गेनिक केमिकल्स होती हैं जो जिनका जो वेपर प्रेशर होता है काफ़ी हाई होता है एट ए रूम टेम्परेचर,
आप रूम टेम्परेचर पे भी देख लेंगे तो उनका जो वेपर प्रेशर है वो काफ़ी हाई होता है, वो एकदम से वोलेटाइल, वो उड़ जाते हैं हवा में। कहीं पे भी अगर आप कोई देखो, जैसे हम परफ्यूम डालते हैं तो उसकी स्मेल हमें क्यों आती है, क्योंकि उसके अंदर ऐसे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो फ्यूम्स की तरह हवा में चले जाते हैं और हम उसको स्मेल आउट कर लेते हैं। ठीक है, अगर ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी इंडस्ट्रीज़ या डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ के दौरान निकलती हैं जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन हो सकता है, उसको भी हमें कंट्रोल करना है। अब फॉर एग्जांपल है अल्कोहल। अल्कोहल को भी आप स्मेल कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर भी ऐसे बाहर वो उसका भी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर, और वो काफ़ी उसका वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। एट ए रूम टेम्परेचर भी अगर उसका नॉर्मल से भी आप ढक्कन खोल के रखोगे उस बॉटल में तो बाहर फ्यूम्स निकलेंगे और एकदम से आप स्मेल कर सकते हो। तो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, फिनॉल आप डाल दो कहीं पे तो आपको एकदम से स्मेल आ जाती है। तो इनको भी एयर पोल्यूशन का एक कारण बन सकते हैं। तो इसको भी अगर कंट्रोल करना है तो इसके लिए भी कुछ कंट्रोल डिवाइसेस हैं। पहला हम देखेंगे इसमें बायोडिग्रेडेशन। बायोडिग्रेडेशन का मतलब ये है कि किसी को भी हमें डिग्रेड करना है, ख़त्म करना है, तो वो हम किस बायोलॉजिकल मेथड से करेंगे, मतलब ऑर्गेनाइजम्स यूज़ करेंगे। यहाँ पे बायोडिग्रेडेशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होती हैं। जब माइक्रो ऑर्गेनिम्स जो होते हैं वो इन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कंट्रोल करते हैं, डिग्रेड करते हैं, ख़त्म करते हैं, खा जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेफर्ड है टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन ऑफ द वॉल्गेनिक, और इसी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को वो डिग्रेड करते हैं। और कुछ रैपिडली डिग्रेडेड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो रैपिडली हो जाते हैं, वो है अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स। और कुछ स्लोली डिग्रेड होते हैं जिसमें हाइड्रोकार्बन्स हैं, जिसमें फिनॉल है। ये स्लोली, इनको बहुत टाइम लगता है डिग्रेड होने में बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और कुछ होते हैं जो बहुत ही स्लोली डिग्रेड होते हैं जिसमें हाइड्रोकार्बन्स आते हैं। ठीक है, अब एक तो बायोडिग्रेडेशन से जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद लेते हैं। नेक्स्ट है हम बायोफिल्टर्स। यहाँ पे क्या होता है, बायोफिल्टर्स में पोल्यूटेड एयर को पहले पास किया जाता है थ्रू ए ह्यूमिडिफायर। ह्यूमिडिफायर मतलब आप उसमें पानी का छिड़काव जहाँ पे मिले इस हवा को, कहीं से भी आप जैसे स्प्रे टावर्स में पानी छिड़का जाता था, वैसे ही यहाँ जब हवा कहीं पोल्यूटेड हवा जब किसी के थ्रू पास हो रही हो तो बीच में पानी का छिड़काव हो रहा हो। बाद में इसी जो ह्यूमिडिफायर के थ्रू जो एयर पोल्यूटेड एयर गई वो बायोफिल्टर के थ्रू चली जाती है। अब ये जो बायोफिल्टर है ये यहाँ पे बना होता है एक पोरस मीडियम का, जिसमें आप वुड की छोटे छोटे टुकड़े आप ले लो, काफ़ी छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसमें, उनका बना होता है ये बायोफिल्टर। जब अब ये हवा इस वुड की चिप्स के थ्रू चली गई जिसमें जिसमें क्या करते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इस चिप्स के ऊपर भी बैठ जाते हैं, और जो ये हवा भी है वो भी इस वुड चिप्स के ऊपर, वुड के ऊपर बैठ जाती है जो वुड पोरस होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स धीरे धीरे इन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हवा में हैं, जो अब हवा जो है वो ह्यूमिड हो गई है, थोड़ा सा गीली गीली हो गई है वो हवा। ठीक है, तो इसके साथ ये ऑर्गेनिजम्स भी चिपक जाते हैं और धीरे धीरे ऑर्गेनिजम्स इनको ख़त्म कर देते हैं, खा जाते हैं। तो पुअरली सॉल्युबल पोल्यूटेंट्स जो होते हैं जो इजीली सॉल्युबल मतलब नहीं हो पाते हैं पानी में, वो इजीली रिमूव हो सकते हैं इससे। ठीक है, बाकी जो पानी के साथ चिपक गए उनको थोड़ा दिक्कत होता है, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको इतनी अच्छे से नहीं डिग्रेड करते हैं। बाकी जो भी पानी के साथ चिपक गए वो तो इस वुड के साथ एब्जॉर्ब हो जाएंगे, बाकी कुछ चीज़ें रह जाएंगी ऊपर जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगी, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे एक मतलब खाने की तरफ ले जाएगा, खा जाएगा और एक फिल्म बनाएगा उसके ऊपर, एक लेयर सी बनाएगा उसके ऊपर, और फिर वो इजीली हम रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है बायोस्क्रबर्स। ये बायोफिल्टर में थोड़ा और एडवांसमेंट, एक इम्प्रूवमेंट है बायोस्क्रबर। स्क्रबर का आपने देखा ही होगा, स्क्रबर जैसे हम कोई फेस में लगाते हैं ताकि जो भी हमारी डेड सेल्स होती हैं स्किन में वो उड़ जाती है वहाँ से, तो स्क्रब करना, रगड़ना किसी चीज़ को,
इसमें एक गैस स्क्रबर होता है जो गैस में से हार्मफुल सब्सटेंसेस को, हार्मफुल गैसेस को रब करके, स्क्रब करके बाहर निकालता है, और कुछ मतलब उसमें जो भी फिर बाद में उस ईयर को क्लीन कर देता है। ठीक है, बायो स्क्रबर। नेक्स्ट है बायो ट्रिकल फिल्टर। ये एक रीसेंट डेवलपमेंट हुई है जो काफ़ी एफिशिएंट है। मतलब अगर बायोडिग्रेडेशन करवानी है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तो काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है ये ट्रिकल फिल्टर के ज़रिए। तो ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इजीली डिग्रेड कराने में, बायोडिग्रेडेशन कराने में मदद करता है। और ये किस तरीके से काम करता है, इसका प्रिंसिपल वही है जो एडजॉर्प्शन का था। अभी तक हमने एडजॉर्प्शन जो पढ़ा था, जो जिसमें क्या होता था, एक सब्सटेंस होता था, वो पोरस सब्सटेंस होता था जिसको एडजॉर्बेंट बोलते थे, और उसके ऊपर एक सब्सटेंस चिपक जाता था, उसको एडजॉर्बेट बोलते थे। तो ये भी उसी तरीके से काम करता है, उसी प्रिंसिपल पे काम करता है ये। यहाँ पे भी जो सब्सटेंस होगा वो एडजॉर्बेंट होगा, जिसके ऊपर गैसेस जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो चिपक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड एक हार्मफुल सब्सटेंस है, जो एडजॉर्बेट हुए वो चिपक जाएंगे। पोल्यूटेंट गैस जो है यहाँ पे एडजॉर्बड एक सॉलिड सरफेस के ऊपर होंगे, और उसके बाद इसकी बायोडिग्रेडेशन होगी। ठीक है, यहाँ बायोडिग्रेडेशन कैसे होगी, कोई भी जब हमने एक सॉलिड सब्सटेंस, वो सॉलिड सब्सटेंस काफ़ी पोरस होगा, उसको एडजॉर्बेंट बोलेंगे। उसके ऊपर जब हमने ये गैस, जो ये पोल्यूटेड गैस है जिसमें वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उसको पास आउट करवाया, उसकी स्ट्रीम उससे पास कराई, तो वो चिपक जाएंगे उसके पास सॉलिड सरफेस में। फिर उसके बाद इस सरफेस के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डाल दिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को धीरे धीरे डिग्रेड कर देंगे, इसीलिए इसको बायोडिग्रेडेशन बोलते हैं। ये थोड़ा एडवांस्ड है, नई टेक्निक है ये। ठीक है, तो इससे आपका जो पूरा टॉपिक है कंट्रोल डिवाइसेस, हाउ टू कंट्रोल, वी हाउ कैन वी कंट्रोल पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स, हाउ कैन वी कंट्रोल ऑर्गेनिक वोलेटाइल कंपाउंड्स एंड गैसियस कंपाउंड्स, जो काफ़ी गैसेस हैं, हार्मफुल गैसेस हैं, हमने कैसे टैकल किया। तो ये सारी प्रोसेसेस, सारा टॉपिक उसी से रिलेटेड पहले भी यूट्यूब में जितने भी लिंक्स भेजे हैं वो भी, और ये वाला भी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में कि किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं, कौन से तरीके वेज हैं और भी टेक्निक्स के अलावा, डिवाइसेस के अलावा, जिसकी वजह से हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकें। थैंक यू वेरी मच।